बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, इल्जाम, जवाबी इल्जाम, शिकवा, जवाब शिकवा और दावे और जवाबी दावे, इन सब के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास 2 रोज बाकी रह गए। 2 रोज के बाद इंतखाबी मुहिम मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे और 2 ही रोज बाकी रह गए सियासी जमातों के पास अपने वोटर सपोर्टर्स को गरमाने के लिए, उन्हें अपनी तरफ माइल करने के लिए। आज जरा कोशिश करेंगे कि 92 न्यूज की जो पाकिस्तान में टीम है उससे जरा बात करें, वो क्या देखते हैं कि क्या सूरत हाल है मुल्क भर में इस वक्त इंतखाबी। हम जरा कोशिश करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करें, तख्ते लाहौर इस्लामाबाद की, तख्ते लाहौर सॉरी इस्लामाबाद कह गया, लाहौर की बात करें, और फिर सिंध और बलूचिस्तान की जरा आज बात करें कि वहां इंतखाबी मामलात कहां पर हैं और कौन सी सियासी जमात किस पर हावी है। पाकिस्तान में 2018 के अगर इंतखाबात पर हम नजर डालते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 157 सीटों के साथ हमें लीड करती हुई नजर आती है 2018 के इंतखाबात में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 84 सीटें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54, मुत्तहदा मजलिस अमल 16, इसके बाद छोटी 4-5 जमातें, 4 नंबर्स वाली, 3 नंबर्स वाली। लेकिन बहुत दिलचस्प चीज 2018 के इंतखाबात में इंडिपेंडेंट सिर्फ 4 थे। तो क्या 2024 में भी सिंगल डिजिट में होंगे या डबल डिजिट में होंगे या फिर 3 में होंगे? लेकिन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जोर का मुकाबला था। पंजाब में 68 के करीब सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 63 के साथ दूसरे नंबर पे हमें पंजाब में नजर आई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो लीड थी 37 सीटों की, वो हुकूमत बनाने में अहम साबित हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब 8 फरवरी को बहैसियत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है, लेकिन उसके उम्मीदवार मौजूद होंगे। 8 फरवरी 2024 को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बतौर स्टेक होल्डर मौजूद होंगे या नहीं? जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हुसैन, नुमाइंदा खुसूसी हैं, और पहले सेगमेंट में जरा फोकस करेंगे पंजाब, तख्ते लाहौर और इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार को। जावेद हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से, और मियाँ शाहिद नदीम लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे जो कि ब्यूरो चीफ है 92 न्यूज के। दूसरे सेगमेंट में हम जरा फोकस करेंगे सिंध को और तीसरे सेगमेंट में बलूचिस्तान को। जावेद, आपसे इब्तिदा करता हूं। शहर इक़्तिदार 2018 में हमें नजर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था। 2024 की पल्स इस वक्त तक की जावेद को क्या नजर आती है? 2024 की पल्स की अगर बात करें तो ओवरऑल आप जो पल्स इस वक्त पूरे मुल्क में एक हवा है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं नेशनल असेंबली की, उनमें क्या सूरत हाल रहेगी। और इस वक्त ग्राउंड पर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो कैंपेन चल रही है उसमें बढ़ चढ़ के जो लोग आज़ादी से उस कैंपेन को चला रहे हैं, उसमें बड़ी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, पीपल्स पार्टी कह लें, जमात इस्लामी कह लें, या दीगर जो कैंडिडेट्स जिनकी वाबस्तगी जमात के साथ है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की भी मौजूद है। और आज़ाद उम्मीदवारों में मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं वो 2 हल्कों से उम्मीदवार हैं, शोएब शाहीन हैं, और इसी तरह से एक बड़ी तवील फहरिस्त है आज़ाद उम्मीदवारों की। अगर तीनों हल्कों की बात की जाए तो नेशनल असेंबली के 3 हल्के हैं, 46, 47 और 48, और इस पे तकरीबन 119 कैंडिडेट्स इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं इन 3 नशिस्तों के ऊपर। 119 नशिस्तों पर। चलें, आपको सियासी माहौल 2018 जैसा ही लगता है कि पीटीआई जैसे कहते हैं लीड करती हुई नजर आएगी, या फिर पीटीआई इस बार स्टेक होल्डर नजर नहीं आती आपको? एक इस पे पर्सनल जो ग्राउंड ओपिनियन है, ग्राउंड पे जो ओपिनियन है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो आप हमसे शेयर करें। जो आवाम से बात होती है उसमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उससे कुछ चीज़ें बरअक्स भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। एक बयानिया जो ओवरऑल नेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है जमातों की तरफ से, वो बड़ा कारफरमा है, लोग उसको समझते हैं। इस हवाले से अगर आप जाके किसी आम ले मैन से भी बात करते हैं तो वो इस बात की जजमेंट वहाँ खड़े होकर भी कर सकता है कि कौन सी जमात किस तरीके से परफॉर्म करती रही। लेकिन एक टॉक ऑफ द टाउन में जब आप बैठते हैं किसी बैठक में या आवाम से बात करते हैं, तो तरक्याती कामों में जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, गलियां, सड़कें और ये चीज़ें बनाने की बात की जाए, तो मुस्लिम लीग नून को डेफिनेटली वो क्रेडिट, एक आम आदमी के जो मसाइल जी। और मसाइल की बात की जाए अगर तीनों हल्कों में,
तो गुज़िश्ता बल्कि एक दिहाई से अगर बात की जाए तो मसाइल इस्लामाबाद में बड़े हैं, क्योंकि लेकिन आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको लीड करता हुआ इन 3 हलकों में कौन नजर आता है? क्या मुस्तफा नवाज खोकर एज ए इंडिपेंडेंट लीड करते हुए नजर आते हैं, या शोएब शाहीन, या फिर तारिक फजल चौधरी, या फिर जो नैयर बुखारी साहब के भाई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सब्ताह हैदर बुखारी? तो आपको शहर इक़्तिदार जिसे कहते हैं, या अगर मैं कहूं खित्ता पोटवार इस्लामाबाद, कौन लीड करता हुआ नजर आता है, या आप समझते हैं अभी तक कोई लीडिंग पोजीशन में नहीं? इसमें एक तो इतने ज्यादा कैंडिडेट होने की वजह से आपका जो वोट बैंक है वो डिवाइड होगा। सही। और इसमें बहुत सारी जमातें ऐसी जैसे टीएलपी एक बड़ी खामोश किस्म, एक खामोश फैक्टर कैंपेन भी चल रही, फैक्टर है, मौजूद है। ओवरऑल हम देखें तो वो तीसरे चौथे नंबर पे रही पिछले इलेक्शन में भी। इसी तरह से फिर आजाद उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार जिनकी अपनी जाती हैसियत में क्या आजाद उम्मीदवारों का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को होगा? डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून का जो एक डिवीजन है वो तो नज़र आती है कि वो आज़ाद उम्मीदवार ऐसे भी, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की अगर आप बात करें तो इन हलकों में कुछ ऐसे मसाइल भी हैं मुस्लिम लीग नून के लिए कि जो दड़ेबंदी जमात के अंदर समझ रहे हैं। 2 जमातों को इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना है, पीटीआई और नून लीग को। जरा थोड़ा सा इस्लामाबाद के साथ पिंडी की तरफ आते हैं। शेख रशीद साहब 2018 में इत्तेहादी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब शेख रशीद साहब भी जेल में हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी उनके हलके में मौजूद है। तो कलम दवात के लिए पिंडी में कितनी मुश्किलात जावेद को नजर आती हैं? कलम दवात जो है वो पिछली दफा आपको याद होगा कि पीटीआई ने बड़ी सपोर्ट की, और हनीफ अब्बासी भी वहां एग्जैक्टली, और हनीफ अब्बासी साहब उस वक्त मुश्किलात का शिकार थे और फिर इसी किस्म के मसाइल जिन हालात से आज शेख रशीद गुजर रहे हैं उन्हीं से हनीफ अब्बासी 2018 में गुजर चुके थे। और अभी जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई ने अपना एक कैंडिडेट वहां पर खड़ा किया। यकीनन इस बात का शेख रशीद साहब को उनके हल्के से बहुत नुकसान पहुंचेगा इसका, और इसमें वो तवक्को थी उनको कि शायद पीटीआई का जो एक बयानिया लेकर, या वो चाहते थे कि वो वोटर इधर आए, तो वो उनको एक बड़ा बैक उसमें सेटबैक होगा। इस्लामाबाद पे आप क्लैरिटी मुझे नहीं दे रहे कि कौन लीड करेगा। मैं इसके बाद लाहौर की तरफ जरा चलूंगा, फिर दोबारा इसमें अगर अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे कि जो कैंपेन चल रही है उसको आप देखते हुए किस तरह से चलें। ठीक है, अगले सेगमेंट में अगले लम्हे पे आता हूं। जरा लाहौर चलते हैं। तख्ते लाहौर इस वक्त जो है वो सेंट्रल पंजाब अगर हम डिस्कस करें और लाहौर से डिस्कस करें, मियां शाहिद नदीम साहब, सर लाहौर की पल्स क्या है? क्योंकि लाहौर जो फैसला करता है वो पाकिस्तान का फैसला होता है। देखें शाहिद साहब, वाकई ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लाहौर जो फैसला करता है वो आगे आपको इम्पैक्ट नजर आता है मरकज में भी। लाहौर में इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुझे कहीं ना कहीं लीड लेती नजर आती है। 21 अक्टूबर से पहले अगर देखा जाते तो आज जो है वो मुस्लिम लीग नून का वर्कर चार्ज नहीं था, उसमें वो मायूस था। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून का वर्कर बहुत चार्ज हुआ, और ये चीज़ें आपको उनके मुख्तलिफ जलसों में भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जो कैंपेन चल रही है ख़ासतौर पर लाहौर में, फिर सेंट्रल पंजाब के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो आपको मुस्लिम लीग नून बहुत चार्ज नज़र आती है। उनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ डेफिनेटली कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए जो है वो मुझे मुस्लिम लीग नून जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे बरतरी नज़र आती है, लीड करती हुई नज़र आती है। लाहौर में अब कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं, जबकि जो सूबाई नशिस्तें हैं वो 30 नशिस्तें हैं। तो यहाँ पर जो है वो 4 से 5 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उनका मुझे नज़र आता है कि शायद वो लीड करेंगे, क्योंकि बेसिक फैसला तो 8 फरवरी को होना है। लेकिन कुछ कैंपेन की वजह से और कुछ जो ग्राउंड में हम लोगों से मिले, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो जो है वो ये बताती हैं हमें कि कहीं ना कहीं जो है वो मुस्लिम लीग नून को बरतरी है। अगर आप 2018 का भी इलेक्शन देखें तो एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून को बरतरी नजर आ रही है, और इसी लेवल प्लेइंग फील्ड का हमेशा मुस्लिम लीग नून ने डिमांड भी किया। लेकिन मैं 2018 के नंबर्स को शायद सब देख रहा था। पंजाब के ओवरऑल पंजाब में 68 नेशनल असेंबली की सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, तो सिर्फ 5 के फर्क से नून लीग उनके साथ नेक टू नेक हमें पंजाब में नजर आई 63 पे। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहैसियत जमात मौजूद नहीं है, लेकिन उसके इंडिपेंडेंट्स मौजूद हैं। तो मियां शाहिद नदीम, पंजाब के दिल लाहौर में बैठ के क्या 2018 जैसा नून लीग और पीटीआई का नेक टू नेक मुकाबला देख रहे हैं, या आपको लगता है कि फर्क जरा बड़ा होगा?
देखिए, जो मैं यहाँ पर फील्ड में गया हूँ, मैंने जो है वो देखा है, तो मुझे थोड़ा सा इस दफ़ा फ़र्क जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब देखिए कि 2018 के इलेक्शन से हम कंपैरिजन अगर करें तो वहाँ पर एकदम आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब महाज सामने आ गया था और वो लोग बड़ी तादाद में जो है उन्होंने जो है वो नून लीग को छोड़ा था और जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी। फिर आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा थे। तो इस मरतबा जो है वो खुद कवर करता रहा। जब ये टिकटों की तकसीम जारी थी मॉडल टाउन में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लिए मुश्किल मसाइल थे कि एक ही हलके में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार थे उनके पास, और यही वजह थी कि फिर धड़ेबंदी भी हुई। कुछ लोगों को जिनको टिकट नहीं मिली उनको मायूसी भी हुई, वो दूसरी जमातों में भी जो है उन्होंने उनके रुजू किया। तो इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास सेंट्रल पंजाब में तो हमेशा से जो है वो उनकी बरतरी रही है। इस मरतबा जब मेरी मुख्तलिफ अपने सोर्सेज है उनसे बात हुई तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट के जो है वो इस दफा जनूबी पंजाब से भी हमें बरतरी मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ दावे हैं, चूंकि ठीक हो गया। शायद नदीम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। जावेद, आपके ख्याल में इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार को, आपने कहा कि अगले सेगमेंट में जरा आप मंजरकशी करेंगे कौन लीड करता हुआ नजर आता है, तो जरा इस्लामाबाद और पिंडी को हमारे सामने प्रेडिक्ट कीजिएगा या अपनी ऑब्जर्वेशन दीजिएगा। इस वक्त अगर इस्लामाबाद में अगर आप बाहर निकले किसी चौक चौराहे में तो आपको दिखाई देता है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है वो एक बहुत बड़ी कैंपेन चला रहे हैं। यस, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और हर गली कूचे या किसी पोल पे ऐसा जगह नहीं उन्होंने छोड़ी जहां पर उनकी प्रेजेंस ना हो। और यही एक चीज है कि आपके अगर और ग्राउंड पे भी वो कुछ कनेक्टेड हैं। जी, ग्राउंड पे भी वो कॉर्नर मीटिंग्स में मुसलसल इंगेज हैं। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तारिक फजल चौधरी की, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो भी अपने हल्के में काफ़ी मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। और इधर NA46 की अगर बात की जाए उसमें भी जो अंजुम अकील हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, वो खासे मुतारिक हैं। तो आपको बेसिकली ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर और PMLN का बेसिकली मुकाबला है इस्लामाबाद? दो हलकों में जैसा कि 47 में तो आप कह सकते हैं कि उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मौजूद हैं, और फिर उसमें शुएब शाहीन मौजूद हैं, आज़ाद उम्मीदवार। इसी के साथ साथ उसमें अगर हम बात करें तो तकरीबन 9 ऐसे बड़े नाम हैं जो कि उस हल्के से इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन उसमें अगर आप कैटेगराइज करें, 2-3 की बात करते हैं तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर, PMLN और इसी तरह से 48 पिंडी की सिचुएशन क्या देखते हैं? मैं जरा दोबारा लाहौर की तरफ भी जाना चाहूंगा। पिंडी में भी इस वक्त आपको ये जो जलसा हुआ था पार्टी की मरकजी क़यादत उसमें आई थी, तो उसका बड़ा एक नेगेटिव एक पीपल्स पार्टी का भी कोई इतना इंप्रेसिव शो नहीं था। तो इस वजह से पार्टी की क़यादत को शायद इस बात का इदराक है कि यहाँ पर मसाइल हैं और वो मसाइल इनके इंटरनल अपनी पार्टी के आपको बेसिकली लगता है कि कहीं पे शेख रशीद और इंडिपेंडेंट्स का मुकाबला है पिंडी में? एग्जैक्टली अगर इस किस्म की रिफ्ट अगर पार्टीज के अंदर मौजूद है बड़ी पार्टियों की रावलपिंडी के जो डिवीजन में, तो यकीनन उसका फायदा फिर आज़ाद उम्मीदवार या दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं वो। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब को कहाँ देखते हैं? हनीफ अब्बासी साहब की क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि उनकी जो कैंपेन चल रही है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन रिस्पांस उस तरह का दिखाई उतना नहीं है। एक मिनट यहीं पे रुकिएगा। शायद साहब आपको दोबारा NA127 लाहौर बिलावल बमुकाबला अता तारड़, NA130 लाहौर नवाज शरीफ बमुकाबला यास्मीन राशिद, NA122 साद रफीक बमुकाबला सरदार लतीफ खोसा, NA119 लाहौर मरियम नवाज बमुकाबला मियां शहजाद फारूक, NA71 सियालकोट चूंकि आपसे थोड़ा सा दूर लेकिन नारोवाल। ये कुछ बड़े हलके हैं सर शाहिद साहब आपके पास लाहौर में और कुछ बड़े कैंडिडेट्स हैं, इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो सबसे बड़ा इस दफा हमारा जिसे सुपर हैवीवेट आप मुकाबला कह रहे हैं वो NA130 का है। वहां पर नवाज शरीफ एक तवील अरसे के बाद जो है वो दोबारा फिर मैदान में आए हैं और वहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद से पहले भी उनका मुकाबला हो चुका है और वो उस वक्त जो है उन्होंने उनको डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो हराया था, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी टफ टाइम दिया था। इस मरतबा यास्मीन राशिद साहबा जो है वो जेल में है, तो हमदर्दी का भी एक एलिमेंट तो हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ की जो एक वहां पर एक तवील अरसे से वहां पे इलेक्शन लड़ते रहे और जीतते रहे हैं। और उसके बाद जब वो नाअहल हुए थे तो उस वक्त भी वहाँ से मरहूमा कुलसूम नवाज जो है वो वहाँ पर जो है उनकी जगह पे मुंतखब हुई थी। इसी तरह NA119 जो है वो मरियम नवाज शरीफ पहली मरतबा जो है वो इंतखाबी दंगल में उतर रही हैं। इससे कबल उन्होंने नो डाउट उन्होंने जो है जब उनके वालिद लंदन में थे यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को संभाला, कैंपेन की, जलसे किए, सारा कुछ उन्होंने संभाला,
लेकिन शाहिद साहब एनए 127 बिलावल बमुकाबला अता तारड़ और एनए 122 साद रफीक बमुकाबला लतीफ खोसा, कैसे देखते हैं? एनए 127 जो है ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और जियाला जो है वो पूरी तरह चार्ज है, क्योंकि जो है वो एक तवील अरसे से ये चाहते थे, जो वो घर बैठ चुके थे कि हमारी क़यादत यहाँ से नहीं लड़ते, वो चार्ज है। और अता तारड़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है, नो डाउट मुस्लिम लीग नून के एक जमात पीछे है उनके, लेकिन वो यहाँ पर जो है वो अजनबी हैं। अजनबी से मेरी मुराद है कि वो इससे कबल लाहौर में इलेक्शन नहीं लड़े हैं और हाफिजाबाद की सियासत में उनका अमल दखल रहा है, लेकिन लाहौर में जो है वो और साद रफीक बमुकाबला सरदार लतीफ खोसा को अगर 30 सेकंड्स में प्रिसाइज करें। जी, सरदार लतीफ खोसा जो है वो उनको पाकिस्तान लोग जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रहे, अब आज़ाद भी लड़ रहे हैं और वो हमायत याफ्ता भी हैं। ख्वाजा साद रफीक जो है वो तकरीबन जो है वो जब भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं वो इलेक्शन जीतते रहे, सिवाय उन्होंने एक इलेक्शन 2018 में हारा था, लेकिन फिर वो दोबारा उसी निशिस्त से कामयाब भी हुए थे जब वो निशिस्त इस बार आपको तो साद रफीक का पलड़ा भारी नजर आता है या नहीं? हाँ या नहीं? जी बिल्कुल, मुझे नजर आता है पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है। उसकी वजह यह है कि जो हल्का बंदी है, जो डिवीजन हुई है, उसमें जो एरियाज हैं वहां पर ख्वाजा साद रफीक का असर रसूख काफी ज्यादा है और वो बड़ा इन टच रहते हैं लोगों से, मिलते हैं। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने और जावेद ने हमें जरा इस्लामाबाद और लाहौर की सिचुएशन समझाई। नाजरीन, बिलावल एनए 127 में सरप्राइज देंगे या नहीं, लेकिन सिंध में क्या सिचुएशन रहेगी, दूसरे सेगमेंट में जरा फोकस करेंगे सिंध और कराची को। और इन दिनों बारिश की वजह से काफी तनकीद की जद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी गवर्नेंस। देखते हैं ब्रेक के बाद जरा सिंध की सूरत हाल, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। शहर इक़्तिदार और तख्त लाहौर के बाद जरा वादी महरान सिंध की बात करेंगे। सिंध जिसे हमें देखते हैं कि तकरीबन कोई गुज़िश्ता एक दहाई से वो कंप्लीटली कंट्रोल में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी तौर पर। और सिंध को अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, कराची और देही सिंध, तो बज़ाहिर कराची में किसी हद तक एमक्यूएम जैसे कहते हैं चैलेंज करती नजर आती है, लेकिन 2018 में जरा एमक्यूएम को भी डेंट पड़ा और ये डेंट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स हैं, सिंध में 42 सीटें कौमी असम्बली की जीतने में कामयाब हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस बार क्या सूरत हाल रहेगी कराची की और देही सिंध की, जरा आज उस पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे कराची से हमारे रिपोर्टर हैं फरीद आलम और सक्कर से हमारे रिपोर्टर हैं सज्जाद अली शाह। जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं कराची से। फरीद, जरा कराची की सूरत हाल बताइएगा कि इस वक्त इंतखाबी माहौल क्या है, या फिर इंतखाबी माहौल को बारिश का पानी बहा के ले गया? जी बिल्कुल, कराची में इंतखाबी माहौल तो बहुत गर्म हुआ है। गुज़िश्ता 15-20 रोज से तो इसमें बहुत तेज़ी आ गई है सियासी जमातों की जानिब से। कोई रैली निकाल रहा है तो कोई जलसे कर रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह कर रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद से वो तमाम सियासी जमातें जो शहर में तामीर और तरक्की के दावे कर रही थी, शहरियों को सहूलियात फराहम करने के दावे कर रही थी, बारिश होते साथ वो अपने दावों और वादों समेत कहीं हमें नज़र नहीं आ रही। तब तकरीबन अपनी इंतखाबी मुहिम को लिपेट लिया है और वो इस वक्त रोडों पे मौजूद नहीं है। कराची और सिंध की अगर हम बात करें तो सियासी माहौल तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए गर्म है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त जो है इंतखाबात में जो हिस्सा ले रही हैं वो अपनी फरीद जरा कराची की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं आपसे। एनए 241 जो है, यहां पर फारूक सत्तार कैंडिडेट हैं एमक्यूएम के और कराची हमेशा एमक्यूएम क्लेम करती रही है। 2018 में हमने देखा कि कराची में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ी एमक्यूएम को। आपको ओवरऑल एमक्यूएम की परफॉर्मेंस आने वाले इलेक्शन में क्या लगती है कराची में? क्या एमक्यूएम अपनी माजी की जैसे कहते हैं सीटें 14-15 हासिल कर पाएगी, या फिर गुज़िश्ता बार की तरह 8-10 सीटों पे उनको जो है ना सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा?
जी बिल्कुल, देखें 2018 से पहले की अगर हम बात करें तो कराची से कौमी असम्बली की जो सीटें होती थी या सूबाई असम्बली की सीटें होती थी वो बासानी एमकेएम ना सिर्फ जीत लेती थी बल्कि भारी मार्जिन से वो जीतती थी। 2018 से पहले जब कराची मुल्क भर की तरह कराची में भी एक तब्दीली की हवा आई तो कराची में वो हवा ने कराची को भी अपने लिपेट में लिया और 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने उस तब्दीली की हवा के साथ एमकेएम को बिल्कुल क्लीन कर दिया था कराची से। एमकेएम जहाँ जो इस शहर से जो सूबे के शहरी इलाके उनसे क्लीन स्वीप करती थी वो बामुश्किल यहाँ से 4 सीटें ही ले पाई थी। अब 2018 के बाद एक बार फिर जब दो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद अब जो सूरत हाल है सिंध की, पूरे पाकिस्तान की तरह सिंध की सूरत हाल खासी संगीन है सियासी लिहाज से, क्योंकि इस वक्त कराची के अंदर जो पीटीआई थी वो इस वक्त हमें कहीं नजर नहीं आती है। उसकी जगह एक बार फिर एमकेएम ने अपनी सियासत को बढ़ा दिया है, मुख्तलिफ तरीकों से वो कराची के शहरियों के साथ। आप कह रहे हैं फरीद के एमकेएम ने अपनी सियासत को बढ़ा दिया, लेकिन 2 फैक्टर्स को जरा मेंशन कीजिएगा मुझे, खासकर जमाते इस्लामी को कराची में इस वक्त कहां देखते हैं कि हाफिज नईम की जब से इमारत आई है, वो जब से अमीर बने हैं जमाते इस्लामी कराची के, काफी वाइब्रेंट नजर आते हैं और इस बार इलेक्शन में आफाक अहमद भी मौजूद है महाजर कौमी मूवमेंट के। तो कितना बड़ा चैलेंज है ये दोनों फैक्टर्स? पीपल्स पार्टी ऑलरेडी एक जगह पे मौजूद है कराची में एमकेएम के सामने। जी बिल्कुल, देखें एमकेएम के सामने इस वक्त कोई आसान रास्ता नहीं है एमकेएम, क्योंकि अपनी एक जो साख थी वो 2018 में खो चुकी है। फिर एमकेएम के अंदर जो टूट फूट हुई उससे एमकेएम का वोटर भी काफी जो है बिखरा हुआ है। एमकेएम को यहाँ पर जमा करने के लिए ना सिर्फ पहले देखें 2018 से पहले ग्राउंड बिल्कुल साफ होता था, सिर्फ एमकेएम होती थी, लेकिन अब जो इस वक्त कराची के सियासी मैदान में अगर हम देखें तो जमात इस्लामी भी है, पीटीआई भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, जेडीए भी है और जमात इस्लामी भी है। जमात इस्लामी ने भी हालिया बलदियाती इलेक्शन में कराची से 9 टाउनों में फतह हासिल की, तो इसलिए उनका मोरल जो है काफी बुलंद है, जबकि एमकेएम ने बलदियाती इंतखाबात से बाइकाट कर दिया था, इसलिए उनका आवाम से बराह रास्त इस वक्त कोई सरकारी सतह पर राब्ता नहीं है जो वो अवामी मसाइल हल कर सकें। एमकेएम ने जो इस बार देखें एमकेएम बड़ी तब्दीली के साथ आई है। इलेक्शन से पहले एमकेएम को जो बिखरे हुए धड़े थे, जो अहम धड़ा था पीएसपी जिसमें मुस्तफा कमाल और अनीस खान खानी, तो दूसरा धड़ा था एमकेएम पाकिस्तान जिसमें खालिद मकबूल, फारूक सत्तार वगैरह सब शामिल थे। ये 2 धड़े एक साथ आ गए इलेक्शन से पहले। अब ये मुत्तहिद होकर इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वजह यही है कि जो कराची का ग्राउंड था जो एमकेएम के लिए हमेशा खाली रहता था इस वक्त कॉम्पिटिटर से भरा हुआ है, इसलिए और एमकेएम के पास कोई जवाब भी नहीं है कि अब जो वसीम अख्तर की कॉम्पिटिटर्स में आफाक अहमद कहां स्टैंड करते हैं, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ा चैलेंज जमाते इस्लामी है उनके लिए एमकेएम के लिए या आफाक अहमद? देखिए आफाक अहमद की अगर हम बात करें तो आफाक अहमद 1992 से कराची में सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनको अवामी पजीराई कभी भी हासिल नहीं हुई। एमकेएम जब 2-3 धड़ों में भी तकसीम हो गई, अपने साबिक बानी से भी अलहदा हो गई, उसके बावजूद आफाक अहमद को यहाँ पर काबिल कदर जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है एमकेएम, ना सिर्फ एमकेएम के लिए बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पीपल्स पार्टी देखिए गुज़िश्ता 15 साल से इस सूबे के अंदर हुकूमत कर रही है। 15 साल। फरीद जरा यहीं पे हमारे साथ रहिएगा, जरा सजाद की तरफ चलते हैं। सखर जरा देई सिंध की बात करते हैं। सजाद, चूंकि आप सखर में बैठे हैं, अगर हम कहें कि देही सिंध का सेंटर सखर है तो गलत नहीं होगा। आपके ख्याल में देही सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक नाकाबिल तस्खीर है या फिर अल्लामा राशिद महमूद सुमरो जीडीए और जिसे कहते हैं जेयूआई जीडीए एमकेएम मिलके पीपल्स पार्टी को देही सिंध में ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। अगर बात करें सखर की तो सखर शहर जो है कराची के बाद ये भी सियासत के हिसाब से अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 बड़ी शख्सियात हैं, जिसमें जो है सैयद खुर्शीद अहमद शाह पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है और दूसरी जानब सैयद नासिर हुसैन शाह जो 2018 के इंतखाबात में मुतअद्दिद वजारतों के यहाँ पे नासिर हुसैन शाह उनको भी मिली थी। तो बात करें सखर की तो सखर में जो है 2 कौमी नशिस्तें हैं और 4 सूबाई नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी अगर बात करें तो नासिर हुसैन शाह और खुर्शीद अहमद शाह की जानिब से गुज़िश्ता 1 माह से जो है कैंपेन चलाई जा रही है यहाँ पर, और गुज़िश्ता रोज़ जो है आसफा भुट्टो भी यहाँ पर पहुँची थी, जिन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ से रैली निकाली थी। 2 घंटे की मसरूफियत यहाँ पे लोग जो है वो निकले थे। बात करते हैं 2008, 2013 और 2018 के इंतखाबात में, तो पीपल्स पार्टी का यहाँ पर असर वसूख है।
दूसरी जानिब बात करें, जो इत्तेहाद बन रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अलायंस बन रहा है, उसमें JUI है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, इसी तरह जो है कुछ आज़ाद उम्मीदवार है, वो जो है MQM भी इसमें जो इस बार 4 नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात लड़ रही है। जमायत इस्लामी भी जो है वो 5 सीटों पर लग रही है। इस तरह GDA है, नून लीग भी है, जो नून लीग जो है उम्मीदवार नहीं है। जरा मुझे ये बताइएगा कि देही सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई सरप्राइज का सामना करना पड़ सकता है इस अलायंस की वजह से, या आपको लगता है नहीं, नाकाबिले तस्खीर है अभी तक मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी सिंध में? देखिए, अगर बात करें 2018 के इंतखाबात में, तो हम ये कह सकते हैं कि इस जो इंतखाबात 2024 में आएंगे तो हमें हिकमत अमली जो GDA की नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह है कि जो PS 24 की नशिस्त है, जिसमें सैयद फ़र्रुख शाह खुर्शीद अहमद शाह के फर्जंद है, उनका मुकाबला होने जा रहा है दीदार अहमद, उनका मुकाबला जो मुबीन खान जतोई से होने जा रहा है। मुबीन खान जतोई 2018 में NA की सीट पर यहाँ पे उन्होंने मुकाबला किया था, तो 60,000 से ज़ायद वोट उन्होंने जो लिए थे। तो ये कह सकते हैं, हम उनका ये कहना है कि हमने 2018 में भी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन हमें जो है नशिस्त नहीं मिली। तो इस बार भी जिस तरह JUI, GDA और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हल्के पे जिस तरह लड़ रहे हैं, NA 201 की बात करें तो वहाँ खुर्शीद अहमद शाह के खिलाफ JUI के रहनुमा मोहम्मद सालेह अच्छा सजाद चूंकि सखर के बहुत ज्यादा दूर नहीं, करीबी लाड़काना है, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी कैंडिडेट हैं और उनके सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे राशिद महमूद सूमरो हैं। तो लाड़काना में आपको लगता है कि राशिद महमूद सूमरो कोई सरप्राइज दे सकते हैं बिलावल को, जैसे हमने 2018 में देखा कि PTI ने शकूर शाद के जरिए मिनी लाड़काना लियारी में सरप्राइज दिया था? जी बिल्कुल, जिस तरह दावे तो कर रहे हैं कि हमने जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अलायंस बनाया, इत्तेहाद बनाया, तो मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें हम सिंध में कुछ सीटें जो है वो निकालने में कामयाब होंगे, क्योंकि GDA जहां पर जो है लड़ रही है तो एक मिल के एक सीट पर जो है उनकी हिमायत हो रही है। तो राशिद महमूद सूमरो की अगर बात करें तो उनका वोट बैंक भी लाड़काना में बहुत है, तो वो मुकाबला कर सकता है तगड़ा बिलावल के साथ। ठीक हो गया। फरीद, जरा आपकी तरफ आऊंगा और दोबारा कराची की बात करूंगा। कराची में खासकर कुछ अहम नशिस्तें हैं जैसा कि लियारी और अजीजाबाद, तो इन दोनों की जरा मंजरकशी कीजिएगा 2018 को मद्देनजर रखते हुए। जी बिल्कुल, कराची की जो नशिस्तों की आप बात कर रहे हैं, लियारी और अजीजाबाद, तो अहम तरीन नशिस्तें हैं। लेकिन लियारी की नशिस्त की अगर हम बात करें तो MQM वहाँ पर से इलेक्शन अभी तक लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी एक जो इत्तेहाद GDA, मुस्लिम लीग नून और JUI के साथ चल रहा है। तो कभी इम्कान ये कि NA 239 जो कि लियारी की सीट है वो MQM उससे अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेगी मुस्लिम लीग के हक में। तो इस तरह से ये कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इत्तेहाद को साथ मिला के देखें। मैं आपको पहले बताऊं, MQM एक बड़ी तब्दीली के साथ आई है और आगे बढ़ गई है। पहले MQM कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करती थी, लेकिन इस मरतबा देखने में यह है कि MQM ने ना सिर्फ अपने जो पुरानी सियासी रकीब थे उन सब से हाथ मिला लिया, जिसमें सुन्नी तहरीक सरफहरिस्त है, मुस्लिम लीग नून है, JUI है। ये वो जमातें जिनसे MQM ने कभी इत्तेहाद नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ नशिस्तों पे MQM ने इस बार कामयाबी हासिल करने के लिए इत्तेहाद कर लिए हैं। मुस्लिम लीग ने नून से भी इत्तेहाद किया है, सुन्नी तहरीक से भी इत्तेहाद किया है। तो ऐसे फरीद क्या कमजोरी समझा जाए या स्ट्रेंथ समझा जाए कि MQM को पहली मर्तबा सियासी अलायंसेस करने पड़ रहे हैं कराची में? जी बिल्कुल, इसे कमजोरी भी कह सकते हैं और दूसरे MQM पर कदम जमाने की भी कोशिश कर रही है। वजह सिर्फ ये फकत देखें, 15 साल से इस सूबे के ऊपर बिला शराकत गैर पीपल्स पार्टी हुक्मरान थी। अब जो है हिकमत अमली सियासी जमातों ने चेंज की है। PDM की जब हुकूमत थी, जब भी सारी जमातें शामिल थी, लेकिन इस इलेक्शन में देखने में यह आया कि जो जमातें PDM में पीपल्स पार्टी के साथ थी, इस वक्त वो पीपल्स पार्टी से अलहदा होकर एक नया महाज बना चुकी है और सबकी नजर थी इनके शहरी इलाकों की सीटों पर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून। जरा लियारी के बारे में बताइए कि नबील गबोल इस बार कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, जमाते इस्लामी से सैयद मोहम्मद रशीद वहां पर हैं और शकूर शाह भी मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट यासिर बलोच PTI के हिमायत याफ्ता। तो लियारी की सिचुएशन क्या लग रही है आपको फरीद?
देखिए लियारी की अगर हम बात करें तो लियारी में इस वक्त जमात इस्लामी का पल्ला भारी, क्योंकि अब्दुल रशीद पहले भी वहां से पीपल्स पार्टी के दौर में रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। अब वो कौमी असेंबली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ लें। पीपल्स पार्टी को एक सिर्फ वहां पर प्लस पॉइंट है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का जो लियारी टाउन है वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है वहां पर, और मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी के। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जैसे शहर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया था, लियारी भी पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया गया। लियारी के अवाम भी पीपल्स पार्टी के रवैये से, उनके जो लीडरान उनके रवैये से खुश नहीं है। इसी वजह से उन्होंने 2018 में अब्दुल रशीद को सूबाई असेंबली का रुकन मुंतखब किया था। अब्दुल रशीद की काफी वहां पर साख अच्छी है एमक्यूएम के लिए, और मुस्लिम लीग के मिलने से ये हो सकता है कि ये नशिस्त ना पीपल्स पार्टी को मिले ना एमक्यूएम को मिले, और ये कभी इम्कान है कि ये नशिस्त जो है दोबारा अब्दुल रशीद ही निकाल लें। और अजीजाबाद की अगर आप बात करते हैं तो अजीजाबाद एक जमाने में अब्दुल रशीद पिछली बार तो सूबाई असेंबली की नशिस्त पे थे, फरीद इस बार कौमी असेंबली पे, और मुस्तफा कमाल NA 242 पे कादिर मंदोखेल के सामने। बल्दिया टाउन बड़ी अहम सीट है, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए बल्दिया टाउन की अगर हम जोग्राफिया की बात करें तो बल्दिया टाउन की NA 242 मुख्तलिफ कौमियतों, मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ बरादरियों पर मुश्तमिल ये पूरा हल्का है। इसमें एमक्यूएम और मुस्लिम लीग ने देखा अभी ऑफिशियली विड्रॉ वहां से नहीं किया, मुस्लिम लीग ने अपना वहां पर कैंडिडेट रखा हुआ है, लेकिन मुस्तफा कमाल से एक उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो मुस्तफा कमाल को सपोर्ट करेंगे। अगर वो मुस्तफा कमाल को मुस्लिम लीग वहां से सपोर्ट करती है, इसके साथ साथ वहां पर एक बंगालियों की बहुत बड़ी आबादी है, बंगालियों ने भी गैर मशरूत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिमायत का ऐलान किया हुआ है। तो ये कभी इम्कान है कि ये तमाम इत्तेहाद मिलकर ये सीट निकाल सकता है, क्योंकि बल्दिया का जो इलाका है वहां से जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे वहां से 4 टाउनों में मुस्लिम लीग के चेयरमैन थे, तो ये फायदा मुस्लिम लीग को मिल सकता है। अगर मुस्लिम लीग और एमक्यूएम ने ये इत्तेहाद बना लिया तो बआसानी मुस्तफा कमाल ये सीट निकाल सकते हैं। अगर ये इत्तेहाद नहीं बनता, मुस्लिम लीग और एमक्यूएम अलग-अलग इंतखाबात में जाते हैं, तो इम्कान ये कि ये सीट बआसानी पीपल्स पार्टी निकाल लेगी। अच्छा, आपको नून लीग कराची में कोई सीट फरीद जीतते हुए नजर आती है, या बिल्कुल आपको नहीं लगता कि कराची में वो इस पोजीशन में ही नहीं है कहीं पर कोई सीट जीत सके? नहीं, कराची की सीटें वो जीतेंगे। देखें जो मुख्तलिफ 231, 230 NA 231 है, 230 है, ये सीटें ऐसी हैं जिसपे मुस्लिम लीग और एमक्यूएम मिलकर इलेक्शन लड़े। एमक्यूएम की जानिब से मुस्लिम लीग की हिमायत का ऐलान किया गया। तो मलीर की जो 3 कौमी असेंबली की सीटें, ये कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग जीत लेगी। NA 242 की नशिस्त पे अगर एमक्यूएम विड्रॉ हो जाती तो ये नशिस्त भी वो जीत सकते थे, लेकिन अगर वो चाहे कि पूरा इलाका एक हल्के की NA की कोई सीट अकेले हासिल कर ले तो ये मुस्लिम लीग के लिए काफी मुश्किल काम होगा, क्योंकि देखें 15 साल से पीपल्स पार्टी इधर काम कर रही है, तमाम हुकूमती मशीनरी उनकी। जमात इस्लामी को कराची से कोई कौमी असेंबली की नशिस्त मिलते हुए देखते हैं आप? जमात इस्लामी की हम बात करें तो जमात इस्लामी के पास 9 टाउन कराची के जरूर है, लेकिन उनका वोट काफी बिखरा हुआ है। उनके पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो NA की कोई नशिस्त अकेले हासिल कर सके, क्योंकि जो इलाकों से वो जीते, उनके चेयरमैन जीते, वो भी चंद हजार वोटे, 2000, 2500। तारिक रोड के मुतालिक ये सुनने में आ रहा है कि हाफिज नईम काफी क्लेम कर रहे हैं कि वो ये सीट जीत सकते हैं। नहीं, तारिक रोड से ज्यादा तो मजबूत उनका नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, लेकिन वो इनके जो जमात इस्लामी के वोट है ना, वो वोट एक पॉकेट्स में, वो बड़े पैमाने पे वोटर नहीं है उनके कि वो पूरे हल्के NA की एक सीट निकाल सकें। सूबाई असेंबली की सीट की अगर बात की जाए तो वो हो सकता है जमात इस्लामी अकेले निकाल ले, लेकिन कौमी असेंबली की सीट निकालना एक जमात इस्लामी के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि हाफिज नईम उर रहमान खुद NA 250 से खड़े हुए हैं। उनके मुकाबले में एमक्यूएम के बड़े हल्के कैंडिडेट है फरहान चिश्ती, वो हैं। अगर NA 250 की बात करें तो ये NA 250 पोश आबादी और मुतवस्सित तबके और लोअर मिडिल क्लास पे मुश्तमिल इलाका है। जमात इस्लामी के वहाँ पर चेयरमैन भी उनके अपने हैं। वहाँ पर इस इलाके में भी अगर हम देखें तो जमात इस्लामी का इतना बड़ा वोटर नहीं है कि वो NA की सीट निकाल सकें। उनको किसी न किसी सियासी जमात की हिमायत चाहिए थी, लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी क्योंकि बिल्कुल अकेली है पीपल्स पार्टी के साथ तरह, बिल्कुल दोनों मिलकर अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके मुकाबले में एमक्यूएम और GDM मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कभी इम्कान यह है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियानी कराची में ज्यादा मुकाबला देखने में आ सकता है। लेकिन जमात इस्लामी बामुश्किल सीट निकाले तो निकाले, लेकिन ऐसे कोई इम्कानात नजर नहीं आते। कोई मौजूदा होगा तो जमात इस्लामी कोई कौमी असेंबली की सीट निकाल सकती है।
फरीद आपका, सज्जाद आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वादी महरान यानी सिंध कराची और सिंध शहरी और सिंध देही की सूरत हाल हमारे सामने रखी। बज़ाहिर नाजरीन कराची में जमात इस्लामी एक स्ट्रांग होल्ड का दावा करती है, उनके पास 9 टाउन्स में चेयरमैन हैं, लेकिन जो रिपोर्टर बता रहे हैं नेशनल असम्बली का हल्का जीतना अब भी जमात इस्लामी के लिए चैलेंज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक हमें कराची और सिंध में अब भी जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन में नजर आती है। एमकेएम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, रिपोर्टर ने बताया, लेकिन इसका फैसला 8 फरवरी को ही होना है। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा बात करेंगे बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। वफाक परस्त सियासी जमातें लीड करेंगी या फिर कौम परस्तों का सिक्का चलेगा, इस पर बात करेंगे क्वेटा से। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में जरा बात करेंगे बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान में 16 कौमी असेंबली की नशिस्तें। कहा जाता है कि बलूचिस्तान की नशिस्तें इतनी नहीं है कि वो नंबर मेकिंग और ब्रेकिंग में कोई किरदार अदा कर सकें, लेकिन 2018 में हमने देखा कि बलूचिस्तान की एक एक आज़ाद उम्मीदवार की नशिस्त भी अहमियत इख्तियार कर गई। बाप के 5 सीटें हो या BNP मेंगल की 4, असलम भूतानी और शाहजैन बुगटी की एक एक नशिस्त हुकूमत बनाने के लिए भी और अदम एतमाद में हुकूमत गिराने के लिए भी अहमियत इख्तियार कर गई थी। लेकिन गुज़िश्ता जो इंतखाबात हैं 2018 के, अगर उनके नताइज को देखते हैं, जो जमात बलूचिस्तान से हमें लीड करती हुई नेशनल असम्बली में नजर आती है वो MMA गो के JUIF थी, जिसकी तकरीबन 5 नशिस्तें थी। उसके बाद BAP 4, BNP मेंगल 4 और इसी तरीके से फिर जो है 3 PTI की नशिस्तें भी हमें नजर आती हैं बलूचिस्तान में। इस बार इन 16 सीटों की क्या सिचुएशन होगी, बड़े मुकाबले कहां होंगे? हमारे साथ हैं 92 न्यूज के ब्यूरो चीफ खलील क्वेटा से। खलील, जरा बताइएगा 16 सीटों की सिचुएशन में क्या देख रहे हैं? क्या अब भी 2024 में भी 18 की तरह आपको JUI ही लीड करती नजर आती है? जी बिल्कुल, शायद इस तरह है कि 16 नशिस्तों के लिए तकरीबन कोई 440 उम्मीदवार अब मैदान में रह गए और जो है मुकाबला इंतहाई सख्त हो गया है और कुछ ही दिन रह गए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दफ़ा भी कौमी असम्बली में जो है JUI जो है वही अक्सरियती पार्टी होगी, क्योंकि उनके उम्मीदवार काफ़ी हलकों पर जो है वो मजबूत भी है। ताहम इस दफ़ा जो बाप पार्टी है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही और इस बात के काफ़ी कम इम्कान। खलील, जरा बाप पे जाने से पहले मैं चाहूंगा JUI को जरा आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि पहली मर्तबा मौलाना फजलुर रहमान पशीन से इंतखाब लड़ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, NA 265 पशीन, जैसा कि आपको भी मालूम है कि गुज़िश्ता 30 सालों में जो है ये नशिस्त हमेशा जो है वो JUI जीतती रही है और यहाँ से उसके उम्मीदवार बड़ी लीड लेके कामयाब होते रहे हैं। तो लिहाजा इस बार जो पहली बार तारीख में फैसला किया गया है कि JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान यहाँ से हिस्सा लेंगे और काफ़ी कोशिशें हो रही हैं कि उनको किसी तरीके से बिला मुकाबला यहाँ से कामयाब कराया जाए। लेकिन जो पश्तूनख्वा मैप का दूसरा धड़ा बना है, पश्तूनख्वा में नेशनल पार्टी, उसके जो चेयरमैन है खुशहाल खान काकड़, वो अब तक इस पे राजी नहीं हुए। अगर वो यहाँ पे राजी हो जाते हैं और विड्रा करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान यहाँ से जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। ताहम उनकी जो है पोजीशन इस वक्त बहुत मजबूत है और वो एक बड़ी लीड लेके यहाँ से जो है कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होंगे। जी, और BAP को कैसे देखते हैं खलील? BAP की बहुत कमज़ोर है और इस बार तो पिछली दफ़ा वो एक बड़ी पार्टी की सूरत में सामने आई थी, लेकिन जो हमने असेसमेंट किया है उसमें कहीं भी BAP जो है नज़र नहीं आ रही। कोई कौमी असम्बली की सीट उनके खाते में नहीं नज़र आ रही। सूबाई असम्बली पे जो इलेक्टेबल हैं जैसे नवाबजादा खालिद मक्सी को आप स्ट्रॉन्ग नहीं देखते? नून लीग उनकी हिमायत कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, उस हल्के में काफ़ी चेंजेस आई हैं और बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो खालिद मक्सी के हक में जो है दस्तबरदार हो रहे हैं। और आपने देखा कि वो उनकी मौसी सीट है और हमेशा वहाँ से जो है मक्सी कामयाब होते रहे और इस बार भी खालिद मक्सी वाकई वहाँ पे एक मजबूत उम्मीदवार है और उनके जीतने के काफ़ी ज़्यादा जो है इम्कानात हैं।
लेकिन जब यहाँ हम नज़र दौड़ाएं तो बलूचिस्तान में मंजूर काकड़ जो कोयटा NA 262 से हिस्सा ले रहे हैं, उनकी भी इतनी ज़्यादा पोजीशन मजबूत नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा बाबर कोदा जो गवादर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, वो भी बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहे, और वो जो है उनकी मुहिम भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह सादिक इमरानी के सादिक संजरानी अच्छा के खलील, एक चीज मुझे ये बताइएगा, क्वेटा सिटी हमने देखा कि महमूद खान अचकजई, हाजी लश्करी, रईसानी, बड़े बड़े नाम माजी में भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। कासिम सूरी ने 2018 में सरप्राइज दिया, हाजी लश्करी रईसानी को शिकस्त दी। 2024 में ऐसा कोई सरप्राइज आपको क्वेटा सिटी में नजर आता है खलील? लगता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे महमूद खान अचकजई काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है और उनके हक में JUI के जो मुफ्ती रोजी खान थे वो जो है दस्तबरदार हो चुके हैं, जबकि रोजी खान काकड़, इसके अलावा हाजी लश्करी, और जबकि PTI के सालार खान काकड़ जो है ना वो हिस्सा ले रहे हैं। और जो अगर जिस तरह हम लोगों से बात कर रहे हैं तो एक बड़ी तादाद लोगों की यही कह रही है कि जो है वो वोट खान का होगा, तो उससे यही नजर आता है कि मुकाबला काफी सख्त है इस बार भी। और महमूद खान अचकजई जो कि एक मजबूत उम्मीदवार हैं, वो इतनी आसानी से जो है वो इस सीट नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन फिर भी जो है इस बात के कभी इम्कान है कि महमूद खान अचकजई की जो सबसे मजबूत पोजीशन है इस वक्त वो कोयटा सिटी NA 263 पर ही है। हालांकि वो किला अब्दुल्ला से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका मुकाबला JUI के जो है सलाउद्दीन अयूबी से है, जो कि इंतहाई जोरदार मुकाबला होगा, और वहाँ पे दोनों जो है वो 19-20 हैं। जी खलील, सरदार अख्तर मेंगल हमें 3 निशस्तों पर नजर आ रहे हैं, खुजदार कौमी असम्बली, कलात मस्तूंग और फिर क्वेटा सरियाब की जो निशस्त है वहां पर सरदार अख्तर मेंगल हैं। डॉक्टर मालिक हमें तुरबत ग्वादर की निशस्त पर नजर आ रहे हैं, दोनों कॉमपरस्त स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। इन दोनों को, नेशनलिस्टों को कहां देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। इस पहली बार जो है BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल जो है वो 3 नशिस्तों से जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, मतलब खुजदार वार्ड, इसके अलावा कलात, सुराब, मस्तुंग, और इसके अलावा कोयटा की NA 264 जहाँ से गुज़िश्ता इंतखाबात में BNP के ही आगा हसन बलोच ने ये सीट जीती थी और उसके बाद वो वफाकी वजीर बने। इन तीनों सीटों पर जो है इसमें जो खुजदार वार्ड वाली सीट है और इसके अलावा जो कोयटा की NA 264 है, इस पर तो सरदार अख्तर मेंगल की पोजीशन बहुत मजबूत है, लेकिन जो कलात, सुराब और मस्तुंग है वहां पे थोड़ा सा मुकाबला देखने में आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो है पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह ज़हरी, इसके अलावा JUI के मौलाना गफूर हैदरी भी उनके मद्दे मुकाबले है। तो इस निशिस्त पे काफी टफ मुकाबला होगा और देखते हैं कि कौन ये सीट जीता है। जबकि जो केच गवादर कौमी असम्बली की सीट है वहां पे डॉक्टर मालिक और इसके अलावा जो हक दो पार्टी के हुसैन वाडला है, उनके दरमियान जो है 1-2 मुकाबला है, 1-1 मुकाबला है। लेकिन वहां पे हमने देखा कि जो याकूब जिंजो और BNP का जो इत्तेहाद हुआ है उसकी वजह से जो है मीर याकूब जिंजो की पोजीशन भी काफी मजबूत नजर आ रही है। ठीक हो गया खलील। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों कोशिश कर रही हैं कि इस बार वो जरा पेनिट्रेट करें और कॉम्परस्तों का और BAP का जो कट डिवाइड होगा उसमें से कुछ शेयर लें। गुज़िश्ता असेंबली में हमें नजर नहीं आई दोनों बड़ी जमातें, JUI पहले भी रही अब भी है। आपको नजर आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होंगी बलूचिस्तान की 51 सूबाई असेंबली की नशिस्तों में? जी हाँ, बिल्कुल। 2008 के बाद हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इस बार जो है काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और उनके जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो और इसके अलावा साबिक सदर आसिफ जरदारी जो है उन्होंने बलूचिस्तान के कई इलाकों का दौरा किया और बड़े बड़े जलसों से खिताब किया। और इस दफ़ा उनके कैंडिडेट भी काफ़ी मजबूत हैं और कुछ तो इलेक्टेबल हैं जो कि हमेशा जीतते आए और इस बार वो पीपल्स पार्टी में। तो जो असेसमेंट है वो यही है कि पीपल्स पार्टी भी 7 से 8 सीटें जो है वो निकाल जाएगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है कि उसमें भी इलेक्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और उसके अलावा लेकिन उनकी कोई ख़ास मुहिम जो है हमें कोयटा में नज़र नहीं आए। उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ कोयटा नहीं आए थे, सिर्फ होटल में 4 दिन रहे और उसके बाद चले गए। किसी बड़े इंतखाबी जलसे से उन्होंने खिताब नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 से 6 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो इलेक्टेबल हैं वो निकाल लेंगे। तो खलील, आपके जो असेसमेंट है उससे तो ये लग रहा है कि जो कॉम्परस जमातें हैं इस बार उन्हें और BAP को बड़ा धचका लगेगा। JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग लीडिंग पार्लिमानी पार्टियां होंगी आपके ख्याल में?
जी हाँ, जो मेरा असेसमेंट है उसमें यह है कि इस बार JUI जो है वो सबसे लीडिंग पार्टी होगी और उसकी इस बार जो हमारा बलोच बेल्ट है वहाँ से जो है उसके 5 से 6 सीटें जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही है और उनके कैंडिडेट इंतहाई मजबूत पोजीशन है। जैसे कि खुजदार में JUI और BNP का इत्तेहाद है, इसी तरह नोशकी में जो उनके कैंडिडेट हैं दस्तगीर बादीनी, उनका भी बताया जा रहा है कि वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। इसके अलावा मीर जफर जहरी जो सुराब खलील लास्ट 1 मिनट है। बलूचिस्तान में 51 जनरल नशिस्तें होती हैं और 51 वजीर आला के उम्मीदवार होते हैं, तो इस बार भी 51 वजीर आला के उम्मीदवार हैं या कुछ कम है? नहीं, इस बार काफ़ी कम है और ये 2 या 4 हो सकते हैं जो कि मजबूत उम्मीदवार हैं जिनकी शहर में या सियासी हलकों में बात हो रही है कि ये आइंदा बलूचिस्तान के जो है वजीर आला हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी वो भी चागी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी हैं, मुस्लिम लीग नून के जाम यूसुफ हैं और इसी तरह पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह जहरी जो हैं वो वजीर आला आइंदा जो वजीर आला होगा उसके मजबूत उम्मीदवार हैं। खलील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने रखी, लेकिन आप कुद्दूस बेजंजो को भूल गए और सादिक संजरानी भी इस बार बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के लिए किस्मत आजमाएंगे। आज हमने कोशिश की कि शहर इक़्तिदार, तख्ते लाहौर, वादी महरान सिंध और बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने रखें। अब अगले 48 घंटों के बाद इंतखाबी मुहिम सिमट चुकी होगी और फिर 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला करना होगा कि इक़्तिदार के ऐवानों तक कौन सी सियासी जमात पहुंचेगी। अगले प्रोग्राम तक, इलेक्शन के बाद तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।